नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान का जोधपुर, शुक्रवार का दिन यह कहें कि एक सियासी मुद्दे का एक गढ़ बन गया। बात केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दोनों ही जोधपुर रहे और अशोक गहलोत अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और अमित शाह सीएए और एनआरसी के समर्थन में जो जन जागरण अभियान बीजेपी का शुरू हो रहा है उसके लिए वहां पे उन्होंने सभा की। दोहरा मायने नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंच से दोनों नेताओं के उद्बोधन काफी मायने रखते हैं। अमित शाह का सीधा हमला, जैसे पहले से ही माना जा रहा था कि कांग्रेस, गांधी परिवार और तमाम विपक्ष की पार्टियां जो सीएए का विरोध कर रही हैं वो रहे, और साफ कहा उन्होंने कि मोदी केवल स्टेप उठाते पीछे नहीं मुड़ते हैं और शरणार्थियों के हित और हक में यह कदम उठाया है, इसमें बीजेपी पीछे नहीं आएगी। जनता का समर्थन है। राजनीतिक दल इस मुद्दे पर सहमति जताएं ना जताएं, लेकिन वे भ्रमित हैं कि आखिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि क्या कहे अमित शाह और काउंटर में क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। लौटते हैं फिर हमारे पैनलिस्ट के पास जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में छिड़ी बहस लगता नहीं आने वाले दिनों में थमने वाली है। राजस्थान के जोधपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जन जागरण अभियान का आयोजन किया है। क्यों ये आयोजन करना पड़ा? क्योंकि जिस कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति की आदत पड़ गई है उसने इस कानून पर दुष्प्रचार किया है। शाह ने कहा कि आज कांग्रेस, ममता दीदी, सपा, बसपा, केजरीवाल और कम्युनिस्ट सारे सीए का विरोध कर रहे हैं। सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, तृणमूल कांग्रेस, केजरीवाल, मैं सबको कहना चाहता हूं, इतना सरल नहीं होता है लोकतंत्र में जनता को गुमराह करना। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वीर सावरकर जैसे इस देश के महान सपूत और बलिदानी का भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। वोट बैंक के लालच की भी हद होती है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने वीर सावरकर जैसे महापुरुष का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों पर जो प्रताड़ना हुई है इससे बड़ा मानवाधिकार का उल्लंघन कभी नहीं हुआ। शाह इतने पर ही नहीं रुके, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी जुबानी हमला करते हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में अशोक गहलोत ने शरणार्थियों को नागरिकता देने का वादा किया था। केंद्र सरकार ने उनके घोषणा पत्र के एक पैराग्राफ को भी अमल में लाया है, लेकिन अशोक गहलोत वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे लागू नहीं कर रहे। गहलोत साहब ने 3 चिट्ठियां भारत सरकार को लिखी है। उनके घोषणा पत्र के अंदर ये कहा है कि हम नागरिकता देंगे, मगर जब देने की बात आती है छाती नहीं है, हिम्मत नहीं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वोट बैंक उनकी तितर बितर हो जाएगी। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने भी अमित शाह की जोधपुर रैली को लेकर उन पर तंज कसा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जोधपुर दौरे को लेकर शुक्रवार को नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन पर भी सवाल उठाए हैं। अमित शाह के जोधपुर पहुंचने पर गहलोत ने ट्वीट किया कि गृह मंत्री जी मेरे जिले में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। ऐसी क्या स्थिति बन गई, अब उनको नागरिकता संशोधन कानून, एनआरपी, एनसीआर को लेकर के सफाई देने फिर रही है। पूरे मुल्क में लोग भेज रहे नेताओं को, जाके जनता को समझाओ कि नौबत क्यों आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, स्थिति इतनी गंभीर है, पूरे देश के लोग सड़कों पर हैं, पार्टी से हटके सड़कों पर आ गए हैं, नई पीढ़ी सड़कों पर आ गई है। अपने भविष्य को लेकर के देश का युवा चिंतित है। ये नौबत क्यों बनी? बहरहाल नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में शुरू हुई बहस लगता नहीं कि जल्द थमने वाली है। जुबानी जंग दोनों ओर से ही जारी है, साथ ही जारी है विरोध प्रदर्शन भी, जिसका केंद्र आज राजस्थान का जोधपुर रहा। सियासत के दोनों दिग्गजों ने मारवाड़ की धरा पर अपनी ताकत दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, आपने सुना मजमून, और अमित शाह अपने एजेंडे पे कह रहे हैं कि सीएए
को लेकर के प्रतिपक्ष भ्रमित है, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर हम विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलिए वो अपना मकसद भी भूल गए हैं। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अमित शाह को बताना चाहिए कि जब जो स्टेप उन्होंने उठाया अगर वो सही है तो घर घर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, एक एक व्यक्ति को समझाने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। अच्छे एजेंडे में तो जनता वैसे साथ लगती है। तो चले, हमारे साथ इस वक्त बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हैं, सीपीएम नेता भंवर सिंह शेखावत जी हमारे साथ में है और भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अमित शाह साहब ने तमाम विपक्षी दल जो सीएए का विरोध कर रहे हैं उनको निशाने पे लिया और जागरण अभियान में एक बार फिर मिस कॉल के जरिए लोगों से जागरूकता की बात कही है, साथ ही इस अभियान से जुड़ने की एक पहल की है। राजस्थान में इसका आगाज हुआ है अमित शाह की सभा के साथ में ही। लेकिन अशोक गहलोत साफ कह रहे हैं कि जब सरकार का स्टेप बिल्कुल ठीक है, जनता को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो घर घर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत साहब खुद मिकाल में इतने बड़े राजनीतिक के इतने बड़े टाइम से जो है वो राजनीति करते आ रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसी क्या चीज है जो घर घर लोकतंत्र समझाने का दूसरा उपाय क्या है कि जिसमें जो है जनता के साथ नहीं जाना चाहिए। जब उन्होंने अपने जो है आपको देखें तो अमित शाह जी ने आज कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूं, उसका विषय उन्होंने बाकायदा जनता के बीच में रखा कि जिस तरीके से जो विरोधी पार्टीज हैं, जिस तरीके से सीए को जो है बरगला रही हैं, जिस तरीके से उसका विरोध कर रही हैं, जिस तरीके से उसे भ्रमित कर रही हैं, उन चीजों के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने बहुत साफ साफ सा कहा कि 1947 में जब विभाजन हुआ था तो क्या ये विभाजन जो है क्षेत्र के आधार पर था, ये विभाजन जो था रंग के आधार पर था, ये विभाजन भाषा के आधार पर था, या ये विभाजन धर्म के आधार पर था? और किसने किया था विभाजन? कौन लोग इसके लिए तैयार थे? वो नहीं बताते। उनको बताने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये बताने के लिए भी जो है जनता के पास जाना पड़ता है कि भाई ये जो विभाजन हुआ था किसके लिए हुआ था। और जब विभाजन हुआ था, जिसके बाद संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि वहां उस टाइम जो है जनसंख्या कितनी थी, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में कितने परसेंट हिंदू थे या माइनॉरिटीज थे। मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं कि जो सभी धर्मों से थे, माइनॉरिटी कितने लोग थे। और बांग्लादेश में कितने थे? 30% वहां थे, 25%। बांग्लादेश तो विभाजन के टाइम बना ही नहीं था। उस टाइप का जो विभाजन नहीं था, लेकिन वही कह रहा हूं आपको कि लगभग जब विभाजन हुआ तो 30% वहां पर थे, और जब विभाजन से पहले थे तो टोटल मिलाकर के 27% जो है वहां पर जो है माइनॉरिटी की आबादी थी। घट करके आज कितनी रह गई? बांग्लादेश में 7% जो वहां के लोगों की है, और यहाँ के लोगों की कितनी रह गई? खाली केवल 3%। और मैं कह रहा हूं कि वही धर्मों के आधार पर वही माइनॉरिटी, वही समझौता, जिस समझौते के तहत भारत ने भी साइन किए थे, मैं कह रहा हूं कि यहां के माइनॉरिटीज की स्थिति क्या रही थी? यहां उनको पूरे अधिकार मिले कि नहीं मिले? यहां उनको पूरे अधिकार दिए कि नहीं दिए? यहां पूरे की पूरी चीजें उनको मिली कि नहीं मिली? मैं कह रहा हूं कि हमने उस धर्म का पालन किया जो हमने संधि की थी, उस धर्म का पालन किया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पालन किया कि नहीं किया? और जब पालन नहीं पंकज जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं विपक्षी तो जानना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूं इस बात को कि आपने कहा कि उस वक्त विभाजन का आधार क्या था। उस वक्त के विभाजन का आधार बिल्कुल इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि कम्युनल रिलीजियस आधार पे हमारा विभाजन इस मुल्क का हुआ, हिंदू और मुसलमानों के आधार पे हुआ। धर्म के आधार पर थे। हम सीधा सीधा कहते धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर आप मान लीजिए हुआ, जाति के आधार पर नहीं। सुनिए सर, तो रिलीजन भी एक वही धर्म ही है सर। जाति बांट लेंगे अच्छा, चलिए ये मुझे एक बात बता दीजिए कि उस वक्त कोई भी नेता होते इस विभाजन को रोका जा सकता था? मुझे बता दीजिए। ये विभाजन हिंदुस्तान के जो उस समय की लीडरशिप थी उसके हाथ में नहीं था। मैं तो सर कह रहा हूं उनके हाथ में भी नहीं था। नहीं, मैं बता रहा हूं विभाजन नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, विभाजन था तो लोगों ने जो रोका था वो रोका ना। देखिए मैं कह रहा हूं उसमें कोई डाउट नहीं, आपकी बात से हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूं सर, हिंदुस्तान में उस वक्त महात्मा गांधी ने साफ कहा कि जो जाना चाहता है जाए और जो रहना चाहे रहे। हमारा धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश को आज भी हम रखेंगे। इससे जैसे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना, हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जिसी के आधार पर संविधान हमारा बना। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे हिंदुओं चाहे मुसलमानों किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल आपका निशान है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? नहीं योगेंद्र जी, मैं यहाँ आपको करेक्ट कर दूंगा आपको। देखिए महात्मा गांधी ने कहा क्या, लेकिन हमारा जो बेसिकली संविधान था, उस संविधान में 1947 में महात्मा गांधी जब तक जिंदा थे तब तक धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं थी। पहली बात 1976 में। मुझे एक बात बताइए, जो वो कह रहे हैं, अगर महात्मा गांधी ने जो बात की विभाजन के वक्त कि मेरे को बहुत तकलीफ है, आधार क्या था? मैं वही तो कहूं कि धर्म के आधार पर जब कहा, जब समझौता हुआ कि जो लोग वहां रहना चाहते हैं वो लोग वहां रहे,
मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूं जी। जो लोग वहां रहना चाहते हैं वो लोग वहां रहे, और जो लोग यहां रहना चाहते हैं वो चाहे किसी भी धर्म का हो उसको पूरी सुरक्षा पूरी चीज देंगे। मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी जी के वर्ड का पालन उन्होंने अक्षरशः किया कि नहीं किया? सबने किया, किसने नहीं किया? मैंने ये तो कह रहा हूं। हाँ। अब जब वहां पर पालन नहीं किया गया तो वहां जो माइनॉरिटीज के साथ जो बर्ताव हो रहा है, जिनके साथ जहां कहीं उनको जगह नहीं है विश्व में, तो क्या मानवाधिकार की बातें जो है नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, उनसे किसने मना किया? सर कौन मना कर रहा है इसके लिए? मैं तो ये कह रहा हूं मना कौन कर रहा है इसके लिए? मना करें तो सीएम क्या है? नहीं, इसके लिए मना नहीं कर। अब देखिए ये गलत कर रहे हैं, ये तो इन लोगों का काम है कि आप लोग जो कह रहे हैं उसको कैसे दुरुस्त करेंगे। सीए में क्या था? सर देखिए सीए को आप ऐसे, मेरी बात सुनिए सर, मैं तो ये कह रहा हूं पंकज जी एक बात बताइए, अगर आप ये नहीं भी लेके आते, एक बेनिफिट मिला इससे कि आपने 6 साल कर दिया 11 साल से, राइट? आज भी कलेक्टर्स को इसकी रिपोर्ट देने का आधार है, वो जो प्लेटफॉर्म कलेक्टर तैयार करते हैं वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक सिफारिश करती है। एक बात सुन तो लीजिए सर, मैंने पढ़ा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं, मैंने एक चीज पढ़ी है कि नागरिकता को लेकर के किसको तो अधिकार है और क्या चल रहा है। अगर आपका सीएए नहीं भी है तो आज भी जो नागरिकता जिन लोगों को मिलनी है, खासकर पाकिस्तान से जो लोग आए हैं जो शरणार्थी के रूप में, ये बहुत अच्छी बात है कि कई लोग जेन्युइन बेचारे वर्षों से उनकी नागरिकता को 6 साल का बेनिफिट उनको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे तो एक बात बताइए साहब कि उनको आज तक नागरिकता कांग्रेस के शासन में नहीं मिली, बीजेपी के भैरव सिंह शेखावत के वक्त में नहीं मिली, या आज ही 3 साल में 8 महीने से सिर्फ नागरिकता का रास्ता ही आज ही साफ हो रहा है? मुझे बताइए आप। मैं यही कह रहा हूं। हाँ, देखिए मुझे पहले नहीं मिली कभी? 11 साल का अधिकार किसको था? शरणार्थी जो थे उनको था ना। मैं कह रहा हूं आप एक चीज बताइए कि आज मुझे इतना सा बता दीजिए कि तो इसका विरोध इनमें से कोई नहीं कर रहा हूं आपको। यदि ये था तो 2014 का यदि हमने माना है, मतलब 11 साल तो नारकी जीवन जिए ना, मतलब 11 साल तो नारकी जीवन जीना है। चलिए 6 साल कोई बात नहीं कर दी। नहीं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ना, इसका विरोध आपने नहीं किया। नारकी जीवन की बात बताइए, नारकी जीवन अब 6 साल जिएगा वो। नहीं 6 साल कम आपके कहने के हिसाब से ही होगा 6 साल जिएगा। नहीं 6 साल नहीं। अरे ये तो ये कह रहा हूं नारकी जीवन क्यों जिएगा वो? चलिए देखिए, चलिए देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सुनिए अभी जवाब एक बात कह रहा हूं, देखिए नारकीय जीवन कोई नहीं जी रहा, लेकिन सुनिए, हमारी अपनी एक पॉलिसी होती है, अगर किसी भी मुल्क से कोई माइग्रेट होके आता है, देखिए हमारे यहां सिस्टम भी बना होता है, आप किसी भी व्यक्ति पर कल छोड़ करके आज कैसे भरोसा कर लेंगे साहब? वो छोड़ करके आए, कोई आधार होता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम है, वो वेरीफाई करती है, वेरीफाई करती है, उसकी एजेंसी का गुजरना पड़ेगा। तो ये नारकीय स्थिति आज भी हो जाए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए पॉलिटिकल एजेंडा अपना एक हो सकता है, आप लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपना मुल्क छोड़ करके आकर दूसरे मुल्क में आना कोई नहीं चाहता, उसकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, मजबूरी होती है तो वह जाता है, उसकी अपनी एक झोंपड़ी भी होती है तो उसको एक सहारा होता है कि मेरा आशियाना है, मैं इसको रात में आकर के सो सकता हूं। जो माइग्रेट होकर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम अगर किसी स्टेशन पर रात को बस छूट जाती है, ट्रेन छूट जाती है, तो हम घबरा जाते हैं कि कहां ठहरेंगे। उन लोगों की तो सोचिए जो बीबी बच्चों के साथ में आकर के और किसी देश में जाकर के रहते हैं, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाइए आप लोग। मैं जोधपुर रहा हूं, मैंने देखा है वहां पे उन लोगों की स्थिति को। तो पंकज जी आप जो कह रहे हैं कि ये लोग विरोध कर रहे हैं, सर इस पॉइंट का विरोध इनमें से कोई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आपको योगेंद्र जी, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आपको आपने कहा कि साहब इतनी चीजें थी 11 साल थी, मैं कह रहा हूं कि चलो आप तो इतना से बता दीजिए है ना कि जो राजा पार्क में आए थे वो तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं थे, राजा पार्क में आए, बसंत विहार में रह करके आए, और जयपुर के जो है आपके जो है मेन जगह में जहां कमल नगर है वहां पर रह करके आए। मैं कह रहा हूं आज तक उनको सबको जो है आपने सारी चीजें जो है उनके पट्टे आपने कब मुहैया कराए थे बताइए, थोड़ी देर के बाद देखें पता चल जाएगा उनको जब जमीन कब दी थी आपने और पट्टे कब दिए आपने उनको। मैं कह रहा हूं कि जब इतने सालों लग जाए किसी चीजों के अंदर और सरकारों की सरकार निकल जाए, उसके ऊपर एक स्टेप आगे बढ़े तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं कह रहा हूं हम लोगों ने इसका विरोध कौन कर रहा है? इसका विरोध क्या किया फिर आपने? नहीं इसका विरोध नहीं किया, इनका सिर्फ एक है कि आपने पर्टिकुलर उसमें धर्म का नाम जोड़ दिया, बस इसका इन लोगों का विरोध है। हमने क्रिश्चियन जोड़ दिया ना, अगर कोई वहां से तो वही है। तो ये कह रहा था मैं कुछ नहीं चाहता तो अमित शाह नरेंद्र मोदी जाएंगे वही होगा। ले ले नहीं आप बता दीजिए ये ले ले तो हम मुझे बता दें क्या कुकुर ले ले वहां क्या ले ले उनके बहुसंख्यक जो लोग सर आपके पड़ोस में नेपाल भी है, आपके पड़ोस में नेपाल भी है, भूटान भी है। नेपाल के अंदर 1296 परिवार मुस्लिम है मात्र। अगर वो भी अगर उनको लगता है कि अगर कोई परेशानी में तो आ सकते हैं वो, उसमें अगर एक लाइन लिखी जाती है कि पड़ोसी मुल्क जहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं
अगर उन्हें कोई परेशानी है तो कितने लोग दौड़ के आ रहे हैं? को आना कोई किसी देश में नहीं चाहता। ये तो बता दीजिए, तो ये इनका विरोध है। सर मुझे बता दीजिए ना, इस्लामिक कंट्री कितने हैं और इतना दानदाता आप ही क्यों बने साहब? जो चीज हमने सब चीज दे दी हमारे अखबार से, दानदाता हम ही बने क्यों? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए मतलब आप ये बता रहे हैं पोलराइजेशन कर रहे हो ना, आप ही तो कर रहे हो राजनीतिक देश में। अरे पोलराइजेशन कर रहे हो ना, मतलब क्या है? उस चीज का अमित शाह को खुद को पता नहीं है इतिहास क्या उनका, अपने इतिहास को जानते हैं वो देश मेरा पक्ष और विरोध है, ये इन लोगों का जो विरोध है मैं वो बता रहा हूँ। चैनल को बताना चाह रहा हूँ, बताइए। आपके चैनल बता रहा हूँ है ना, कि क्या ये बात इसको पुष्ट नहीं करती कि जो है मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था कि जो है भारत के रिसोर्सेज के ऊपर पहला अधिकार मुस्लिम का है, क्या यह बात आपको जो है पुष्ट नहीं करती? कहाँ कह दिया? कब कह दिया? कब कह दिया? कब कह दिया? क्या बात कर रहे हैं? बताइए कहाँ कह दिया? मुझे बताइए। ये बीजेपी के सारे नेता कहते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं पता किसका कह दिया। मुझे मैं आपको फोन दे देता हूँ, आप लगा के बता दीजिए मुझे। मनमोहन सिंह ने यह कहा कि पहला हक हिंदुस्तान की संपदा पर मुसलमान का, मुझे बता दी। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं, लेकिन आज तक मीडिया के सामने किसी ने पेश नहीं किया। कीजिएगा, बता दीजिए। बता दीजिए। मैं ब्रेक के बाद में आपको मोबाइल देता हूँ सर, आप मुझे गूगल से सर्च करके बता दीजिए आप। कि भाई इसके अंदर क्या? अरे भाई ये तो इनके तो नेता को सुना, ये नहीं कह रहा मैं, ये चाहता मैं चाहता नहीं हूँ मुस्लिम भी होने चाहिए सर बता देते। नहीं हम पूरे आप सुनिए पंकज जी कूल डाउन की बात करेंगे, सर बात करेंगे पंकज जी सुनिए, की बात करेंगे, पंकज जी की बात करेंगे, इंडोनेशिया की बात करेंगे, पंकज जी अभी राम का मंदिर था, पंकज जी बात भी करेंगे। पंकज सुनिए बात सुन लीजिए। मेरे ख्याल में जितने लोग बैठे हैं आपके अलावा 4 लोग बैठे हैं, सबको बहुत जोर से बोलना आता है और बोल सकते हैं। या आप लोगों ने तय मत करके चलिए कि सिर्फ जोर से बोल के बात दब जाएगी। अरे सुन तो लीजिए सर, आप पहले सुन लीजिए। सारे दर्शक सुन चुके, आप एक रूट मत पकड़े पूरे दुनिया। सर सुन लीजिए एक बार। आपने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा, दिल्ली में भी आपकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने कहा, तमाम मीडिया के लोगों ने पूछा उनसे कि साहब बताइए कब कहा मनमोहन सिंह ने। आज तक तो बीजेपी ने वो वीडियो या कहीं पर लिखा हुआ पेश किया नहीं। क्यों हल्ला मचा रहे हो सर? कहीं है तो दो ना। वो दिल्ली के अंदर ही कह चुके। जगत प्रकाश नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर की अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने जिक्र नहीं किया कैबिनेट की बैठक के दिन। उस दिन में लोगों ने कहा साहब वो वीडियो का क्या हुआ? अभी तक कहां है वो वीडियो? मनमोहन सिंह ने कह दिया कि मुसलमानों का पहला हक इस भारत की संपदा पे। मुझे बता दीजिए, चलिए मुझे बताइए वो कहां पे है। तो सर जो चीज नहीं है बिना आधार की, अगर इसमें कोई बात कर रिएक्ट करता है तो आप लोगों को लगता है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नहीं बताइए, आप बता दीजिए। आप नहीं कह रहे 5 आपके राष्ट्र में 5 नेता, मुझे बता दीजिए। और ये बात सब सुन लीजिए। और ये उदय कहां से ये भी बता देता हूं। आपने आज तक बताया कैलाश विजय वर्गीय जिन्हें कोलकाता ने कहा, वहां से उदय हो गया। बता तो दीजिए कहां हुआ ये, आप बताइए। झूठ बोलेंगे, सारे झूठ बोलेंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये आदत है के खातों में जो है कहां लिखा हुआ है कि सेपरेटिस्ट के खाते में जो है पैसा आता था, कहां लिखा हुआ है? सर मुझे उससे मतलब नहीं है। सर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो मैंने नहीं। अरे सर हमने नहीं, जिन्होंने रोक लगाई आप उनका जिक्र करिए। जिन्होंने आप तो अरे से बात होनी चाहिए, अच्छी होनी बात होनी चाहिए सब। उनसे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कह रहे कि लोग वहां के लोगों को भी क्यों नहीं लेना चाहिए? सेपरेटिस्ट कैसे आए थे भैया? 370 में कौन से प्रॉब्लम? अरे सर मैं तो ये कह रहा हूँ वही आए थे, उनको भी स्पेशल धारा थी, क्या गलती थी भाई? 370 चलने देना चाहिए था आपके हिसाब से। तो नहीं, आपके हिसाब से क्या होता है? 370 किसने कहा कि आप ये क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? सर इसको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? अगर बोलने के लिए आपके पास में पंकज जी नहीं है तो मैं आपके पास में नहीं आऊंगा। डाइवर्ट मत करिए कि आप चाहते थे। किसने कहा? आप डाइवर्ट क्या कर रहे हैं? आप कहां लेकर के जा रहे हैं? अरे सर कहां लेकर जा रहे हो? 370 में क्या हुआ? नेपाल में ऐसा कुछ किसी के साथ बर्ताव नहीं हुआ जो बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुआ। नेपाल में आज भी कहता हूं कि अरे सर जो है मुझे मालूम है पंकज जी, मालूम है सर। एक ताल अरे ताल ठोकने से कुछ नहीं होता पंकज जी, कुछ नहीं होता सर मेरे ख्याल। पंकज जी आपने कहा, मैंने नहीं कहा। क्या कहा? 1596 लोग वहां पे परिवार है, मुस्लिम परिवार है। हाँ है, हाँ उनके साथ ऐसा हुआ जो पाकिस्तान में हुआ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सर कानून तो ये बना है। कानून क्या तो यही बना है सर। क्या बना है? जो जिनके साथ जो है प्रताड़ना की गई है, जो लोग वहां से आए, ये थोड़ी जो लोग घूमने आए उनको भी मान दिया। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर कितने लोगों ने अप्लाई किया नागरिकता के लिए? भैया
चलिए सुने पंकज जी, बार कहा जाएगा देश में, कई बार था, इसमें क्या बात है? पंकज जी ऐसे मैदान छोड़ के मत जाइए, आप सुनिए तो सही। चलिए, अगर आप कोई नहीं, अगर आपको जाना तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दर्शक अभी यही नहीं मान रहे, कितने लोग नागरिकता मान रहे हैं? चलिए, देश के अंदर जबरदस्ती हुआ बना रखा है। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर रखा है, जोर से बोलिए, सामने वाले को दबाने की कोशिश करिए। जो एजेंडा उस पर आइए ना, मूल मुद्दे पे आप आ नहीं रहे, बात को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल ताल ठोकने से काम नहीं चलता है, जो मुद्दा उस पर बात करनी चाहिए। चलिए, मैं विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में जाना चाहूंगा। विष्णु जी, मुझे एक बात बताइए कि अमित शाह का साफ आरोप है कि सीएए के जो विरोधी हैं वो खुद भ्रमित हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, अमित शाह जी क्या कहना चाहते हैं? अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में वोटों की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे। आज मैं कह रहा हूं, ये अभी खैर बीजेपी के नेता तो चले गए यहां से, पर वो सुन ले इस मंच से कि किस पार्टी ने आने वाले जो अपने जो देश के लोग हैं, जो भी लोग देश में आए, उसको यहां शरणार्थी के रूप में कौन देखना चाहता है? हम तो देखना चाहते नहीं है। शरणार्थी के रूप में ये बताना चाहते हैं कि शरणार्थी है ये। हमने तो कहा नहीं शरणार्थी है, हमने कहा हमारे भाई है। चलिए, कोई कहे नहीं का इशू ये नहीं है। देखिए साहब, जो है संवैधानिक शब्द भी है, शरणार्थी कहने में इसमें कोई अपमान नहीं है। अगर कोई दूसरे मुल्क में जाकर के कोई रह रहा है तो शरणार्थी, इसमें कोई बात नहीं है। जब तक आपकी नागरिकता नहीं मिलती है, एक कैटेगरी तो आपको डिफाइन करनी ही पड़ेगी कि आप कौन है। अगर हाँ बताना पड़ेगा, अगर आप व्यापारी तो आप व्यापारी है। हाँ देखिए योगेंद्र जी, मैं बोल रहा हूं कि जब हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी ने जब ये सीएए लागू किया, तो इनको विपक्ष को बैठ के पहले समझा के बात कर लेते ना। आज ये गली गली में जाके आम सभा करके देश के करोड़ों रुपए खराब करना चाहते हैं, तो पहले बैठ और काम के लिए विपक्ष के साथ बैठने के तैयार है, इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। इसलिए ये कंट्रोवर्सी मुद्दा चला के भारतीय जनता पार्टी बना के, तो देश की अर्थव्यवस्था, जो व्यापार ठप, देश की स्थिति ठीक नहीं है, उसके बारे में बात करना नहीं चाहते। ये सिर्फ देश को एक चीज में सिर्फ गुमराह करके ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं, वो देश के लिए हित में नहीं है। देखिए, बोलना हम लोगों को भी खूब आता है, पर संयमता के साथ बोलेंगे वो ज्यादा ठीक होगा। चैनल पे देश की जनता देख रही है हमको, हम क्या बोल रहे हैं। तो सवाल है कि आज जो गहलोत साहब ने क्या कहा और अमित शाह साहब ने क्या कहा, सवाल है कि ये बात कहने की आने मौका मिल क्यों रहा है? आप हमारे साथ बैठ जाइए, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको समझा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? कौन इसका विरोध कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको अगर मिल जाएगा? समझाने की बात यह है कुलवाल साहब, अमित शाह ने साफ कहा है, अरे अमित शाह की बात नहीं है, मन से किसी से, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के दूसरे नेता हो, साफ कहना था कि पार्लियामेंट में लेकर के आए। कुछ छिपा हुई बात तो थी नहीं कि चलिए साहब एक दिन में आके जोधपुर में इसको लॉन्च कर दिया। पार्लियामेंट में था, खुलने कर बोलने का मंच था, एक एक बात पर स्पष्टीकरण देने का वक्त था। अमित शाह ने दिए भी हैं। कंफ्यूजन अगर कोई है तो उसे दूर करना चाहिए, और अगर वास्तव में सियासत है इस पे, वो दूर नहीं हो सकती। वो तो अगर करनी है, तो अगर बीजेपी को करनी है तो बीजेपी भी करेगी, और आपको करनी है तो आप भी करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये तो एक रेगुलर एक सिलसिला चलता रहेगा, जो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को तय करना है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। मुद्दा सिर्फ आज हिंदुस्तान में एक ही रह गया है कि मार्च निकालना है, सीए के समर्थन में निकालना है, विरोध करना है, सीए के विरोध में निकालना है। बहुत सारे इश्यूज हैं, हिंदुस्तान कई समस्याओं से जूझ रहा है। अगर उन पे अगर गौर फरमाया जाए तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें सेकेंडरी है, प्राथमिकता नहीं है इस देश की। शरणार्थियों के लिए आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छी बात है, बनाइए। आपने 11 साल से 6 साल कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कोई भी अपने घर बार छोड़ करके नहीं आना चाहता। वास्तव में कोई परेशान है वही आना चाहता है। वो लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि इसको धार्मिक आधार पर आपने बना दिया, और इसमें केवल बस प्रतिपक्ष का आरोप यह है कि आपने इसमें मुसलमानों का नाम क्यों नहीं जोड़ा, उनका भी जोड़ा जा सकता था। बीजेपी का साफ कहना है कि कोई ये पर्यटन स्थल नहीं है। खैर ये चलो एजेंडा अपना राजनीतिक दलों का है, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि यह एक इश्यू इस तरह का है जो देश में ज्वलंत मुद्दे के रूप में राजनीतिक दलों के लिए। बाकी तो हर व्यक्ति अपनी रोजी रोटी के अंदर व्यस्त है, उसे अपने दूजून की रोटी का वक्त का इंतजार है, अपने परिवार की फिक्र है, वो सब उसमें जूझ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।
खाली हवा देश को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम अमित शाह के जोधपुर दौरे की, जो उन्होंने सीए के समर्थन में जनजागरण अभियान का आगाज किया और उन्होंने साफ कहा है कि सीए का जो विरोध कर रहे हैं वो लोग खुद भ्रमित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। उन्होंने एक एक बात को बताया कि किस तरह की स्थितियां रही, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी करके और यह भी कहा कि आप इससे मिस कॉल दीजिए और बताइए कि कितने लोग इसके समर्थन में हैं। चलिए, मेरे साथ इस वक्त उमेंद्र दादी साहब जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमेंद्र जी, मुद्दा सियासी जो मुद्दा इस वक्त केवल बीजेपी का नहीं है, बीजेपी इसके पक्ष से बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो मार्च निकाले जा रहे हैं वो विरोध में निकाले जा रहे हैं। आए दिन मार्च, कभी ये कभी वो, और बीजेपी भी अभी से पूरे आक्रामक तरीके से बाकायदा उन्होंने कही है कि हम देश भर में जाएंगे और 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 करोड़ घरों में जाएंगे, 500 सभाएं करेंगे, पूरा एजेंडा उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया कि जरूरी क्यों है ये हम जनता को बताना चाहेंगे। दूसरी तरफ इसका विरोध हो रहा है। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, एक आरोप यह भी सरकार पे लग रहा है, केंद्र सरकार पे, कि मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए इस मुद्दे को ज्यादा हाइप दी जा रही है। देखिए योगेन जी, जो सत्ता पक्ष है जिस चीज को लेके आया है तो उनका दायित्व बनता है कि वे लोगों को बताए कि उन्होंने जो संसद में लेके आए, उनका नैतिक दायित्व बनता है कि लोगों के सामने बताए कि इसमें ये कमी, ये चीज हम लेके आए, इसका ये लाभ है, ये चीज है। इसलिए उनका मतदाताओं के बीच में जाना या सभाएं करना ये उनका नैतिक धर्म है। और विपक्ष का भी ये काम है कि विपक्ष देखिए जो चीज उनको कमी दिखेगी उससे प्रश्न उठाना विपक्ष का काम है। तो मैं यह मानता हूं कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से उनका जो नैतिक धर्म है जो वो निभाना चाहिए। पर एक सवाल है मेरा यहाँ पे, आप सही रूट पे जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात, और होना चाहिए, वो पहली मर्तबा नहीं हो रहा, बिल्कुल। लेकिन अभी जो सियासत दिख रही है देश में, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पहले प्रतिस्पर्धा होती थी, खूब तंज भी कसे जाते थे, व्यंग भी कसे जाते थे, धरने, प्रदर्शन, विरोध, लाठीचार्ज भी होती थी। और लेकिन अभी जो स्थितियां बनी है दोनों ही तरफ से, जो आक्रामकता है, यह आक्रामकता स्वस्थ और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की नहीं है, यह प्रतिशोध की है, जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से, और दोनों ही तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पार्टी इसमें कर रही है, ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि वास्तव में इस रंग से बाहर जाएं। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं योगेन जी। अब सरकार ने जब नियम बना दिया, कानून में, ये कानून के दायरे में चीज आ गई, तो सरकार का पहला काम होगा उसको कैसे भी लागू किया जाए, इंप्लीमेंट करना। हाँ, और जनता के मन में जो भ्रांतियां हैं उसके लिए टोल फ्री नंबर भी देना या सभाएं करना, एक पार्टी संगठन के मुखिया के नाते वो कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ मेन बात ये आती है कि कुछ जो विषय है उन पर बैठ के यदि बातचीत की जाती है, समस्या का समाधान निकलता है तो कोई गलत भी नहीं है। देखिए, कई मुद्दे ऐसे हुए, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कुछ एक मुद्दा ऐसा आया था जिसमें हुआ था, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने उस समय अटल जी से बात की और समस्या का समाधान हो गया। तो सत्ता पक्ष को, मैं मानता हूं इस बात को, सत्ता पक्ष को बड़ा दिल रख के विपक्षी दलों से बातचीत कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। उनको बता देना चाहिए कि ये नियम है, ये चीजें हैं, इनमें कहां भ्रांति है और भ्रांतियों का मिलकर समाधान हो सकता है। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के कानून का एक मुद्दा है। इसमें यदि कोई भ्रांति है तो उनको निकाला जा सकता है, लेकिन हम यदि उसको सियासत बनाना चाहें तो उसका इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। यदि हम ये कहें नहीं, मेरा नाक का सवाल है, जो मैंने कह दिया, या मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा, अडामेंट की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसमें ये देखना चाहिए कि हम शासक हैं, शासक का काम होता है कि सबको साथ में लेके चलने का। परिवार, इस समय भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में है, वो यानी इस परिवार की मुखिया है, इस समय देश के परिवार की मुखिया है, तो परिवार के मुखिया को कई दफे लोगों को पुचकारना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। वो ये स्थिति होनी चाहिए। यदि परिवार का मुखिया अडामेंट हो जाए नहीं मैंने जो आदेश दे दिया वो दे दिया, तो कहीं कहीं भ्रांतियां होती है, ग्रह कलेश की स्थिति आ जाती है। तो यहाँ मुखिया होने के नाते मैं मानता, कुल मिलाकर के चुनौती है कि सरकार कलेश से बचे कैसे, जी। अब मुख्य बात यह है कि देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपना काम करेगा। हम ये नहीं कह सकते विपक्ष को आंदोलन नहीं करना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते विपक्ष को सरकार को घेरना नहीं चाहिए, विपक्ष के है इसीलिए। यदि विपक्ष आंदोलन नहीं करेगा तो कौन करेगा? और सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या आई है योगेन जी, कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये जो कह दिया ना कि हम अपने राज्यों में लागू नहीं करेंगे, यहां से एक नई भ्रांति खड़ी हुई है और मुख्य लड़ाई का कारण भी यही बना है। मैं मानता हूं तो देखिए, फेडरल सिस्टम हमारा, यूनियन गवर्नमेंट है,
और अपनी बात में पूरी करना, अगर ऐसा भी होगा तो फिर हमेशा के लिए एक गलत परंपरा शुरू हो जाएगी। कई राज्यों के राज्यपाल ही कह रहे हैं, जैसे केरल के राज्यपाल ने कहा कि यहाँ की जो विधानसभा में हुआ है वो अनैतिक है, हो नहीं सकता। देखिए, अब यहाँ यदि हम ये अलग अलग राज्यों में लाएंगे, विधानसभाओं के माध्यम से प्रस्ताव लाएंगे, तो केवल हम स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ विपक्षी दलों को मैं ये कहता हूं कि खूब आंदोलन करें, खूब धरने दें, खूब पुतले चढ़ाएं, लेकिन वैधानिक चुनौती को ये कहें कि इसमें ये बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव की नीति को यदि हम ये कहें कि विधानसभा में प्रस्ताव ला रहे हैं, हम लागू नहीं करेंगे, ये तो आप कलेश को बढ़ा रहे हैं। इसको कलेश को बढ़ाने का तो देखिए, अब पूंछ को जितनी आप खींची जाओगे उतनी है, अब हाथी तो निकल गए, खाली पूंछ बची है, कानून तो बन गया। अब इस कानून में जो विसंगतियां हैं जो आपको लगती है, उनको समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। चलिए भंवर सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भ्रांति या भ्रम की स्थिति है। भ्रांति इस नाते है कि आप लोगों को कहना है कि इसमें सरकार बिल्कुल अपने उस पे एडामेंट है कि अड़ी हुई है, अड़िंग है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो, हम इसके अलावा जाएंगे नहीं। हालांकि अमित शाह ने कहा भी है कि अब इसमें पीछे हटने की कोई स्थिति नहीं है। अगर किसी को किसी भी तरह की अगर कोई भ्रांति तो दूर हम करना हमारा काम है, लेकिन इसमें गुमराह अगर कोई है तो गुमराह को उस राह से वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। तो प्रतिपक्ष पे जो आरोप लगाया उन्होंने सीधा सीधा कि भ्रमित है प्रतिपक्ष, समझ नहीं पा रहा है कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। देखो, सरकार खुद ही भ्रमित है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा, देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का कानून पहले पार्लियामेंट में आप पास करते हैं, पार्लियामेंट में एक प्रॉपर तरीके से आप बहस नहीं कराते, अपने संख्या बल और बहुमत को आप ऊंचा मान करके और देश के ऊपर थोपते हैं। देश की जनता को लंबी चली है, पार्लियामेंट में काफी लंबी चली है। अब राज्यसभा में एक दिन में हुआ है, आपको पता है सारा का सारा, और राज्यसभा ने कहा टाइम बढ़ाया जाए, उन्होंने नहीं बढ़ाया कि बहस के लिए और समय दिया जाए, नहीं दिया गया। आज कोई भी कानून देश में लागू करना है तो रायशुमारी कब होनी चाहिए? कानून बनाने से पहले, ना कि कानून बनाने के बाद में। आप ये जो कह रहे हैं ना मिस कॉल पे इन्होंने, इनकी आईटी सेल ने ये चलाया, कितने लोग समर्थन में? मैं आपको बताऊं 68% लोगों ने विरोध किया इस कानून का, वो आईटी सेल ने बंद कर दी, बीजेपी ने। ये चला चुके हैं, ये देश को गुमराह खुद ही कर रहे हैं, खुद गुमराह है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप भी बोल रहे थे सीए, इसके पहले भी देश में था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंदर पहले यह था कि 11 साल में देंगे, तो आप उसको 11 साल से केवल 5 साल कर देते, या 6 साल कर रही है आपने तो 6 साल कर देते, बाकी आपने क्यों धर्म का नाम जोड़ा उसके अंदर? सबसे बड़ा सवाल वहां पर खड़ा हो रहा है कि आप धर्म के आधार पर कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश को बर्बाद करने पर ले जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, आप वहां पर पोलराइजेशन कर रहे हैं, देश के सामने एक संकट खड़ा कर रहे हैं। देश के लोग क्यों खड़े हैं? और मैं आपको बताऊं, कल मैं सुन रहा था इनकी बहस, इनके सवाल जवाब सीए और एनआरसी पे, जब पत्रकार ने इनसे कहा कि आप ये कह रहे हो कि एनआरसी देश में लागू नहीं होगा, ये बता दीजिए अमित शाह जी। अमित शाह जी ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एनआरसी लागू नहीं होगा। एनआरसी का प्री एक्ट सीएए है साहब, ये समझ लिया आप अच्छी तरह। मैं आपको भी बता दूं योगेंद्र जी, ये किरण रिजिजू ने विरोध किया इसका, जो इनके केंद्रीय मंत्री हैं, इनके आसाम के मुख्यमंत्री ने विरोध किया। जब पूछा गया अमित शाह जी से कि आपके मंत्री किरण रिजिजू विरोध कर रहे हैं, आपका मुख्यमंत्री विरोध कर रहा है, आप क्या कहेंगे? तो उनके पास जवाब क्या था पता है? विरोध की मर्जी कोई कर ले। अरे आप जवाब नहीं दे पा रहे खुद ही अपने आप में, आप अपने मंत्री को नहीं समझा पा रहे, आप अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझा पा रहे, देश की जनता को मिस कॉल से समझाएंगे? ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये प्री एनआरसी है, विरोध इसका इसीलिए क्योंकि इसमें होगा क्या कि पहले ये अभी अमेंडमेंट बिल ले आए, इसके बाद ये एनआरसी लागू करेंगे, लोगों को ले जाके जो है शरणार्थी कैंपों में, मैं आपको बता दूं पहले, ये शरणार्थी कैंपों में रखेंगे। शरणार्थी कैंपों में रखने के बाद में फिर सीए के जरिए उनसे कहेंगे आप इधर अपनी मांगो सिटीजनशिप। अभी अमित शाह ये नहीं बता सकते देश को कितने लोगों ने सीए के अंदर नागरिकता मांगी है, उनके पास डाटा नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री के खुद ही गुम रहे हैं। नहीं, उसके पास कोई डाटा नहीं है अभी देश के अंदर। सुनिए सर, जो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं उनके तो काफी जो वास्तव में वो तो एप्लीकेशन लगी हुई है, एप्लीकेशन लगी हुई है। 11 साल से लोग, जो 10 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, 9 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन रखी हुई है। फिर उनकी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हड़ताल करती है, कहीं आतंकवादी गतिविधि नागरिकता के लिए अगर कोई अप्लाई करेगा, कोई एप्लीकेशन देगा, नागरिकता तो उसी को दी जाएगी ना, गवर्नमेंट कोई भी हो। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा कौन सा बड़ा इशू है इस समय कि नागरिकता को लेके बहुत बड़ा इशू आपके सामने खड़ा हो गया, जिसको लेके आप ये मिस कॉल मांग रहे हैं। आप देश के अंदर जो समस्या है उन पर चर्चा नहीं करते। सुनिए, मिस कॉल नागरिकता वालों को लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसके पक्ष में जो उन्होंने पहले आईटी सेल ने चलाया, 68% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है और उन्होंने बंद करनी पड़ी वो आईटी सेल को। ये जनता विरोध, आज पता है
बनारस में बनारस सुनिए, बनारस में 68% का आंकड़ा कहां से आया? ये इनका खुद का फेसबुक पे ये चिंता का विषय है। फेसबुक पे भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो इसको मांग रहे इन वामपंथी मेरे मित्र को मारे। चोरी लाने में आईटी सेल चला रहा है, आप इसमें यस करिए, समर्थन करिए, देश में चलो विरोध करिए। एक बात तो मत करो। आप करते हैं, मैं नहीं करता। अरे आप वो झूठे मिस कॉल मैं कह रहा हूं मिस कॉल का क्या आधार है? मिस कॉल का क्या आधार है? मिस कॉल का क्या आधार है? सुनिए सारा दिन भर क्या आधार है? झूठे लोग मिस कॉल को आप नॉन स्टॉप बच्चे आप थोड़ा ब्रेक पे लगाइए थोड़ा। मिस कॉल मारने का क्या मतलब है? अरे आप मतदान मत लगाइए। अरे मतदान करा लो ना देश में, अगर आप ये कह रहे हो तो एक बात सुनिए तो आप सुन भी लीजिए। मिस कॉल पे अगर इन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है, किसी को बाध्य नहीं है कि इनके तो मेंबरशिप भी मिस कॉल है, इनके सारे मिस कॉल है, चलिए कोई बात मिस कॉल हो जाएंगे। सुनिए तो सही आप इसके अंदर मिस कॉल अगर कोई मारना चाहता है, ये इनका एक अभियान है। अरे खुद ही मारते हो सारे दिन। सुन तो लीजिए आप बात तो सुनिए। आप ऐसे ये क्या होगा हिंदुस्तान में? अगर कॉमरेडों का नाम लेते हैं बीजेपी के सामने, बीजेपी उछलती है, बीजेपी का नाम कॉमरेडों के सामने लेते हैं तो कॉमरेड। ऐसा कुछ नहीं है साहब। तो आप थोड़ा शांति तो रखिए। अमित शाह साफ कर रहे हैं कि जो लोग समर्थन में हैं सीएए के, अपना फोन उठाइए और इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए। ये कोई पहली बार हिंदुस्तान के अंदर अपने एजेंडे को समर्थन के लिए लाइन नहीं खोली है। पहले भी कांग्रेस भी कर चुके हैं, राहुल गांधी के वक्त भी। गलत है सर सुनिए तो सही, तरीका गलत हो सकता है, अपना अपना एजेंडा है, आईटी का युग है, तो इसमें कोई अमित शाह को नया काम नहीं कर रहे हैं कि अमित शाह जो कह रहे हैं कि आप किसी पे थोप रहे हैं। किसी की इच्छा हो तो आप मिस कॉल मारिए, किसी की इच्छा हो तो मत मारिए। और ये कौन सा ऐसा सरकारी अधिकृत डाटा होगा? ये पार्टी के बेस का एक डाटा हो सकता है कि साहब इतने लोगों ने मिस कॉल मार करके हमारा समर्थन किया एजेंडे का, आप भी चलवा दीजिए कल से अभियान। तो ये कोई भंवर सिंह जी इसको इतना दिल पे मत लीजिए, बीजेपी का अपना एजेंडा है। आधार नहीं है ना इसका। सर मैं क्या कराऊं? मैं क्या कराऊं? झूठ बोलने बीजेपी का अपना एजेंडा है। झूठ बोलना वामपंथियों को सब चीज सही लगी। अरे आप झूठ बोलने के अलावा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नीति में बीजेपी का अपना एजेंडा है। राजस्थान में मिस कॉल की मेंबरशिप देखे तो इनके तो सरकार बन जानी चाहिए। कुछ भी आगे ना सर मिस कॉल इनकी। भंवर सिंह जी आप इसको क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इसको मैं परेशान नहीं हूँ, ये फर्जीवाड़ा है सब। होगा तो बीजेपी का फर्जीवाड़ा, तो बीजेपी का नुकसान है, इससे हो ही रहा है। हाँ तो होने दो, आज क्यों तकलीफ पा रहे हैं? मैं कोई परेशान नहीं हूँ। अमित शाह परेशान है जब तो रास्ता ना है, अब तो परेशान नहीं है। वो तो और भी जगह जाएंगे। आप कह दिया कि 500 सभाएं कर रहे हैं पूरे देश भर में, कोई वो नहीं है, पूरी 500। चलिए पंकज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है कि दो बयानों का अभी जिक्र हुआ कि किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री दोनों ने इस बात का विरोध किया। तो ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी खाने में ही जब इसका विरोध है तो सरकार क्यों लाना चाहती है। और आरोप यह भी लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की परवाह इस वजह से नहीं की जा रही कि उनकी सीटें बहुत गिनी चुनी है। ये एक आरोप प्रतिपक्ष का, हमारा नहीं है। फिर आप कोट करेंगे कि जन टीवी का आरोप है, ये हमारा नहीं है। ये देखिए जोगिंदर जी, मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, पार्टी में कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी में सभी लोगों की राय एक जैसी हो। पहली बात तो मैं आपको सीधा बता दूं, हो सकता है पार्टी में कई लोगों की इस राय से विभक्त भी करती हो, कई और फैसलों से विभक्त करती हो, लेकिन पार्टी अपने आप में एक चीज है कि जो राष्ट्र के हित में, हमने लगातार कहा कि राष्ट्र हित के मुद्दे यदि उसमें होंगे तो राष्ट्र हित के मुद्दों पे फैसला जो है हम लेंगे, और उनको जो है सरकार के फैसले सरकार के हिसाब से लेंगे और पार्टी के जो फैसले हैं वो पार्टी के हिसाब से लेंगे। दोनों चीजें अलग अलग हैं। यह सरकार की बात थी, बिल्कुल पिछली बार जब बहस की बात थी तब लगातार दो बातें थी। लोगों ने कहा भाई बाकी लोगों को क्यों नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि हमारा देश जो है, वामपंथी मित्र हमारे बड़े परेशान हो रहे थे, वामपंथी देश चीन भी है, चीन में भी माइनॉरिटीज लोग रहते हैं, हमारे लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता जो व्यवहार पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में होता है। हम है ना, हम उसके विरोधी हैं, हम उस विचारधारा की तरीके से मान लीजिए कि हम उसके समर्थक नहीं है, विरोधी तो नहीं है लेकिन हम समर्थक नहीं है, लेकिन वहां भी हमारे लोग रहते हैं, लेकिन हमने उसको तो नहीं कहा कि वहां से भी हम जो है उनको ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ऐसा व्यवहार नहीं है, वहां व्यवहार जो है सबके लोगों के साथ ठीक है और अच्छे व्यवहार है। बाकी बहुत सारे देश हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग देश हैं, लेकिन वहां पर ऐसा व्यवहार नहीं है। इन 3 देशों में ही जो हालत बड़े ज्यादा दयनीय है, क्योंकि उनके धर्म ही, उनके साथ धर्म ही नहीं बल्कि धर्म के आधार पर जो है उनके साथ जो है बच्चियों के साथ, उनके लोगों के साथ जिस तरीके का हालात पैदा हो रहे थे, तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इनको जो है एक चीज मिलनी चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया। इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं थी। और हमने फिर कहा, जहां तक अभी एक बात और थी आपकी मिस कॉल की, मैं कह रहा हूं देखिए मिस कॉल करना या नहीं करना
इसमें कहीं ना तो वोटों की बात है, ना हमने कहा कि हम लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि जनता का फैसला किस साइड है, जनता की चीज कितनी है। अब आपने कहा साहब आप खुद ही मार रहे हैं, हम यदि खुद मार रहे हैं, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो भैया चिंता हमें होनी चाहिए या दूसरे को होनी चाहिए? हम तो इस चीज को देख रहे हैं ना, तो हम कौन सा चीज को बता करके ये तो आपको आगाह कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। हम खुद देखिए, हम तो आगाह जो है, जब हम 1980 में जब आए थे तब भी हम आगाह ही थे, तब हमारी 2 सीटें आई थी, तब भी हम लोगों को पता था हम 2 सीटों पर हैं। लेकिन हमने फिर कहा कि हम जो है लोकतंत्र के अंदर 2 सीटें तो आपकी आई 84 में, 85 में, 80 के बाद पहला चुनाव था ना, 80 के बाद पहला चुनाव था हमारा, इसलिए 84 में पहला ही चुनाव लगे, 2 सीटें रह गई हमारी। लेकिन हमने कहा कि हम इन चीजों पर, जिन चीजों को हमने लगातार हमने उसमें लिया, हमारे जो उसका अपना जो चुनावी हमारा जो घोषणा पत्र था, उसके अंदर जो चीजें ली, हमने उन लोगों को जो है शासन में आने के साथ पालना की। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या 2003 के अंदर चुनाव जब हुए थे, उससे पहले भी जब कांग्रेस के जब चुनाव 2004 में हुए थे, आप निकाल के देख लीजिए। मैं आपको इस चीज के बारे में कह सकता हूं कि आज माननीय जो है गृह मंत्री जी ने कहा वहां पर कि 2004 के घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने कहा था कि हम नागरिकता जो है, जो लोग भी वहां से आए हैं 5 साल का है, उनको नागरिकता देंगे। मैं कह रहा हूं आपने भी क्यों नहीं दी, आपने तो मना क्यों नहीं करी? और मैं कह रहा हूं कि देश में जो भी चीजें हैं, तो नागरिकता तो दे रहे हैं। राजस्थान में 10,000 लोगों को दी है, राजस्थान में दी है, पंजाब अपने सिखों को दी है, हिंदुओं को दी है, सबसे ज्यादा आप के पास आ रहा हूं मैं दी है। मैं आ रहा हूं आपको, नागरिकता जो दी है ना, उनके लिए, उनको जिन्होंने मांगने वाले लोग थे, उनके एप्लीकेशन देखिए आप, मांगने वाले पहले 11 साल का प्रोविजन है ना उसमें, अब वो 6 साल की है। 11 साल की प्रोविजन भी नहीं थी। आज भी लाखों लोग जो हैं बेसिकली, जिनकी एप्लीकेशन जो है कलेक्टर कार्यालय के अंदर दबी हुई हैं और घूम रही हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। और इसको छोड़िए, मैं आपको पहले भी उदाहरण दिया था, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि आप तो इसको छोड़िए। नहीं, 5 साल तो आपकी सरकार थी ना पिछले, आपने कितने लोगों को? एक बात सुनिए, पंकज जी, 5 साल में आपने सुनिए सर, मैंने गृह विभाग से राजस्थान सरकार की इस रिपोर्ट को भी देखा है, जोधपुर में व्यक्तिगत रूप से भी देखा। हकीकत क्या है साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बड़ा गंभीर विषय है ये। मैंने उनका वो देखा भी है, जो हालात जिस तरह से हैं, कोई किस पोजीशन में रह रहा है, कोई किस पोजीशन में रह रहा है। हकीकत ये साहब, पहले किसी ने गंभीरता से इसे लिया ही नहीं। गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हमदर्दी रही, सिंपैथी उनके प्रति रही, लेकिन हमने पूरी वो रिपोर्ट्स और जो गणना करनी चाहिए थी वही नहीं कर पाए। और जो स्मार्ट थे या जिनका कहीं से कोई लिंक था, फास्ट उनका काम हो गया। ऐसे तो साहब वहां से जो माइग्रेट लोग होकर के आए, हमारे यहाँ से विधायक भी बन चुके हैं, प्रधान भी बन चुके हैं, लोग जॉब भी कर रहे हैं, वो किया। दूसरा, मॉनिटरिंग नहीं हो पाई लोगों की। अभी जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है वो बांग्लादेशी हैं। हिंदू सिंह सोडा जो वहां पे एक इस काम को काफी कर रहे थे पहले से, उन्होंने रियल में उनके लिए संघर्ष किया, हकीकत में संघर्ष किया उनके लिए। कितने परिवारों के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ी है। और नागरिकता का कानून जो बना हुआ है पहले से और आज भी है, उसमें सिर्फ हवाला जो दिया गया है अभी टाइम पीरियड का है, लेकिन रिपोर्ट बाकायदा कलेक्टर यहां से कलेक्ट करके गृह विभाग के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाती है। वहां से जब क्लीन चिट मिलती है, उसके बाद में आपकी नागरिकता का एक रास्ता साफ होता है। लेकिन आधार जो है वह स्टेट गवर्नमेंट होती है, आपकी कलेक्टर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। अधिकार पहले से दिया हुआ है सबको, लेकिन डायरेक्ट कलेक्टर जो है वो नागरिकता किसी को नहीं दे सकता जब तक ऊपर से क्लियर सुरक्षा एजेंसियां सब क्लियर नहीं करती है, जब तक भारत सरकार उसको परमिट ना करे। होनी भी चाहिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए ये वो जरूरी है भाई, जो उसका बैकग्राउंड क्या है, कहीं एजेंट के रूप में तो नहीं देश में आगे रह रहा है, खुफिया कार्रवाई तो नहीं कर रहा है। जो रही है इन लोगों की, एक तो मॉनिटरिंग का अभाव रहा। अगर फाइल चल गई तो किसी ने उसको ट्रैक ही नहीं किया, कि उसके ट्रैक को करने के लिए किसी ने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की वास्तव में किस ट्रैक पे वो फाइल चल रही है, कि इसका काम हुआ कि नहीं हुआ। ये एक एनजीओ की तरह जब लोगों ने काम किया तब जाकर के हुआ है, और उम्मीद है कि अब थोड़ा फास्ट हो सकता है। जी पंकज जी, तो इसकी ये रूट लाइन जो है वह ये है, मॉनिटरिंग का बड़ा अभाव है। मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूं कि वास्तव में उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं, एटलीस्ट राजस्थान के बारे में जो मैं समझ पा रहा हूं। बिल्कुल, देखिए यही नहीं, आप तो देखिए कि वो तो गरीब व्यक्ति था जिसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ के आया। यहाँ वहां जो बड़े बड़े व्यापारी लोग छोड़ करके आए, जो लोग आए जिनको वास्तव में जमीनें दी गई, मैं कह रहा हूं कि चाहे किसी की भी सरकार रही, मैं कह रहा हूं कहीं भी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं होना चाहिए था। देखिए आपने क्या कहा कि वो शरणार्थी थे और शरणार्थी शिविर के रूप में रहे, लेकिन आज की डेट में हमने उनको कहा कि उन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं, हम शरणार्थी नहीं, हम पुरुषार्थी हैं। और अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर आज हमने जो है, आप देखिए तो वास्तव में जो है जयपुर में जो चीजें की, जो उन्होंने अपने देश के साथ में मिलकर के, और आज उनके साथ में इस देश के जो है व्यापार को बढ़ाया। आज देश के जो है लोगों ने उसमें समानता रखी, उनकी विचारधारा में रखी। मैं
कह रहा हूं कहां थे, कहीं नहीं था, कहीं ऐसा कोई चीज नहीं निकल के आई, उन पर कभी किसी का वो नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर के खाली नागरिकता संशोधन एक्ट थोड़ी था साहब, ये तो संशोधन बिल था उसको जिसको संशोधन एक्ट करा गया, ये तो 1955 से चलता आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे और पहला संशोधन भी नहीं है, पहला संशोधन भी नहीं था। तो इतनी सारी चीजें बना करके उसके साथ भ्रम फैलाना, ये सबसे बड़ी चीज थी। हमने कहा कि आप कोई नया एक्ट लेके आते, तब तो आप कहते सर नया एक्ट लेके आए। हमने कहा भाई 1955 के एक्ट के अंदर संशोधन बिल लेकर के आए, उसको पास करा करके उसको एक्ट के रूप में किया, जिससे कम से कम जहां पर, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि साहब बिल को एक्ट में जरूरत क्या थी, हो तो रहा था, लेकिन आप देखिए कि बहुत सीधा सा मैं आपको एक लॉ का क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जहां न्यायालय है, वहां न्यायालय के अंदर सबसे बड़ी चीज है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाते हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ यदि है तो आप एंटरटेन होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि रूल सरकार बनाती रहती है, तो उनके ऊपर निचली कोर्ट जो होती है एविडेंस के आधार पर लड़ती रहती है, और निचली कोर्टों में जिन लोगों की जिंदगी निकल जाती है। योगेंद्र जी, ये एनआरसी का प्री एक्ट है, सबसे बड़ी बात समझने की जो है, ये अभी कल अमित शाह से बात हुई, कैसा आ रहा है कि एनआरसी ये प्री एक्ट, जो भी एक्ट में लिखा हुआ है, एनआरसी एक्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें सीए में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है साफ तौर पे, किरण रिजिजू ने भी उसको अंडरलाइन करके बताया है कि ये प्री एक्ट है और उसकी जारी हुई है कॉपी भी। मैं आपको बता दूं, कल जब पूछा गया था एक टीवी चैनल पे, इसी पर बहस चल रही थी, अमित शाह जी जवाब नहीं दे पाए, बोला मैं केवल सीए के लिए कह रहा हूं, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता लेने वाला नहीं है। अरे भाई किसको पागल बना रहे हो आप? एनआरसी से जब इसको लिंक करोगे तो लोगों की जब नागरिकता जाएगी तभी इस एक्ट का अमेंडमेंट जो है वो काम करेगा। जो आसाम में हो रहा है, आसाम में 13 लाख हिंदू क्यों निकाल दिए गए, मुझे बता दीजिए नागरिकता से बाहर। अगर इनका वो एजेंडा नहीं है, यही पूरे देश में करना चाहते हैं। जब उनसे कहा गया कि आप एनआरसी के विरोधी हैं, एनआरसी देश में लागू नहीं करेंगे, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे। ये जो बातें कर रहे हो, भ्रम फैला रहे हैं। चलिए एक बात वो कह देना कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे देश में, बता दें। चलिए मेरी बात सुनिए, आपने दो बातें तो चलो यहां से क्लियर हो सकती है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि एनआरसी किसी गवर्नमेंट की इच्छा पर नहीं है, ये तो मैं आपको क्लियर बता दूं। तो अमित शाह तो बोल रहे मैं लागू करूंगा पूरे देश में। अरे एक बार सुन तो लीजिए सर, असम की बात कर रहा हूं, उसके बाद में लागू कर सकते हैं। असम का जो एनआरसी का इश्यू है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ, उसमें जो खामियां रही हैं, जिन अधिकारियों को डांट पड़ी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग की वजह से पड़ी है कि इतना कुछ था तो आप लोगों ने इतना लेकुना क्यों छोड़ा कि बाप है बेटे का नाम नहीं है, तो बिना बाप के बेटा कहां से आ गया। ये कुछ जो चीजें थी उन्हीं के आधार पे बाकायदा वहां कैंप्स लगे हैं कि अपनी चीजों को दुरुस्त करवाइए। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा लाल किले से कि एक भी कैंप भारत में नहीं है? कितने कैंप है आसाम में पता है? वो तो डिटेंशन कैंप के लिए बोला ना उन्होंने। मतलब देश को झूठ बोल रहा है, कैसे विश्वास करें? चलिए ऐसे लोगों पे कैसे विश्वास करें? प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं। हाँ चलिए सुन लीजिए, डिटेंशन कैंप कितने चल रहे हैं? सुन लीजिए। पेट्रोल आप लेकर के आए, आपने पेट्रोल को जो है गाड़ी में डाला, आपने गाड़ी चली, आप गाड़ी से पहुंच गए। अब ये कह रहे साहब आप पेट्रोल इसलिए खरीद रहे कि आप आग लगाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि जब आपकी सोच ही यहां पर हो, दिया सलाई गलत बोल रहे हैं, ये सोच नहीं है किसी की, आपकी सोच ही यही है कि आग लगानी है हमें। आपका काम ही यही आग लगाने का, हमारा काम नहीं है। आपकी सोच का फर्क है, हमारी सोच का फर्क नहीं है। तब आपको आपके मन में कुछ और है, देश को गुमराह कुछ और कर रहे हैं। आज यदि कुलवाजी माचिस लेके आए तो मैं यही मान के चलूं कि ये निश्चित रूप से दीपक जलाएंगे, बीड़ी भी तो जला सकते हैं, जो भी चाहे, लेकिन आग नहीं लगाएंगे। तो मैं कह रहा हूं इतना विश्वास तो मुझे कुलवाजी, बीजेपी के हाथ में माचिस है तो आग ही लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि पूरा देश यहाँ पे विश्वास ही नहीं कर रहा कोई। देखिए विश्वास किस पे किया किस पे नहीं किया, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, गृह मंत्री क्या कहते हैं, आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अलग अलग बातें बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है वो दोनों की भाषा अलग अलग है। और हमने तो यहां तक भी कहा भाई आपको, देखिए हमने कभी नहीं कहा कि वामपंथी नेताओं से हमें परेशानी है। हमने कहा एक सोमनाथ चटर्जी जो है दादा वहां रहे, और मैं कह रहा हूं कि शायद जो है सबसे ज्यादा इज्जत यदि की हो तो मेरे ख्याल में अटल जी ने और अडवाणी जी ने की। और मैं कह रहा हूं कि इन चीजों, लेकिन आप इन चीजों को आज जो है आपकी जो घबराहट बदल गया, घबरा तो आप गए देश में, भागना पड़ रहा है आपको पूरे देश में, घबरा तो आप रहे हो, आपको भागना पड़ रहा है, हम तो नहीं भाग रहे, हम तो नहीं भाग रहे देश में, गृह मंत्री को भागना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है, भाग रहे हो। सुनिए क्यों भाग रहे हो? क्यों भागना मत कहिए, भागना मत कहिए, अपना एजेंडा आप देखिए ये जो चीजें हैं जनता के पास में, देखो ये इनका एजेंडा जो है देश की आर्थिक हालत इनसे संभल नहीं रही है, देश इनसे चल नहीं रहा है, तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं देश को, पोलराइजेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। पूरे देश का हाल खराब कर दिया इन्होंने, व्यापार ठप कर दिया इन्होंने। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो कुल मिलाकर के अमित शाह जोधपुर दौरे के दौरान पूरी तरह से जनजागरण अभियान के साथ साथ, जैसे पहले से अपेक्षित था कि विपक्षी दल जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे रहेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों को निशाने पे लिया और उन्होंने कहा कि वो भ्रमित हैं, खुद गुमराह हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि सीएए का मकसद क्या है
और जनता को वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से जनता के बीच बीजेपी को जाना पड़ रहा है और जन जागरण अभियान लाना पड़ रहा है। काउंटर में अशोक गहलोत ने भी साफ कहा है कि अगर इतना ही दम इस एजेंडे में है तो आखिर सरकार को क्यों जनता के बीच जाना पड़ रहा है, एक एक घर घर जाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, और दूसरा डाइवर्ट करने के लिए इस अभियान को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। चलिए ये जनता तय करेगी कि किसका अभियान सही है और किसका गलत है। खैर, लेकिन फिलहाल तो ये कहना होगा राजनीति में जो पारंगत है वो अपनी सियासत में व्यस्त है और देश अपनी दुनिया में व्यस्त है, और ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।